मेरे सामने जीपें आई थी, बोले ये पैसा बांट रहे हैं। हाँ से पहले 5 बार मेरी हत्या की कोशिश सरकार कर चुकी है। हाँ। तो मैं सरकार को ये मैसेज देना चाहता था कि हम तुमसे डरते नहीं हैं। मुझे कई आदिवासी नौजवानों ने कहा, साहब कि झंडा तो ये उठा के चल रहे हैं, हाँ। पर हिंदुत्व को मोदी जी बचा लेंगे, तुम अपनी जंगल जमीन को बचाओ। बिना गांव वालों से बात किए रातों रात जेसीबी मशीनें लगा के पहाड़ काट दिए जा रहे हैं। जो इस समय सरकार है भाजपा की, उसने खास तौर से मुस्लिम नौजवानों को चुना और उनको आतंकवादी कहकर जेलों में डाल दिया, जिसमें उमर खालिद हैं, खालिद सैफी हैं, शर्जील इमाम हैं, गुलशिफा फातिमा हैं, मीरान हैदर हैं। चाहे वो अंबेडकरवादी विचारधारा हो, चाहे वो वामपंथी विचारधारा हो, चाहे वो लिबरल लोकतांत्रिक विचारधाराएं हो, गांधीवादी लोग हों, उन सबको दुश्मन की तरह राज्य सत्ता देख रही है। कॉमर्शियल बूचड़ खाने वहां खोले जा रहे हैं। जो उनके पेट का गंदगी होती है, गोबर वगैरह कच्चा होता है, वो सारा वहां पर मैदानों में छोड़ दिया जा रहा है या जल स्रोतों में छोड़ दिया जा रहा है। ज्यादातर बूचड़ खाने हिंदू मालिकों के हैं। जो भी सामाजिक कार्यकर्ता है, जो भी आदिवासी कार्यकर्ता जल जंगल जमीन को बचाने के आंदोलन में शामिल होगा, उसकी कोशिश करेगा, उसको ये लोग जेलों में डालने के लिए कानून ला रहे हैं। आज हम एक खास शख्सियत के साथ हैं। वैसे तो इन्हें गांधीयन कहा जाता है, लेकिन जब इनको मैं पढ़ता हूँ और इनकी गतिविधियों को देखता हूँ तो उससे आगे चले जाते हैं और पूरी आज़ादी, खुलेपन और निर्भीक होकर के अगर कोई शख्सियत इस दौर में खड़ा है तो उसमें सबसे आगे और सबसे कड़े रूप में कहिए तो ये दिखते हैं। और ये जिस मिट्टी से बने हैं वो मिट्टी लगता है अब नहीं है देश में। लिहाजा हम शुरू करेंगे इनसे बातचीत जो है वहीं से। हिमांशु जी, ये जो शख्सियत बनी है वही जो मैं कह रहा था, इसमें क्या भोजन मिला है, क्या पानी मिला है, क्या मिट्टी है, कैसे बन गई? बहुत शुक्रिया आपका, आपने आज मुझे बातचीत के लिए मौका दिया। मेरा जन्म उत्तर प्रदेश में हुआ, मुजफ्फरनगर में, और मेरे पिताजी स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे। उन्होंने 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन में हिस्सा लिया और गांधी जी के साथ उनका पत्र व्यवहार हुआ और गांधी जी ने उन्हें अपने सेवाग्राम आश्रम में बुला लिया। तो पिताजी गांधी जी के साथ रहे, फिर विनोबा भावे के भूदान आंदोलन में रहे। तो वो आंदोलनों में से निकले हुए थे, तो उन्हीं का प्रभाव पड़ा हमारे ऊपर भी। और हमने भी ये सोचा कि गांधी जी जैसा कहते थे कि नौजवानों को गांव में जाके काम करना चाहिए, तो फिर हम लोगों ने अपनी शादी के 20 दिन बाद दिल्ली छोड़ दिया और हम लोग छत्तीसगढ़ के बस्तर में जाकर एक पेड़ के नीचे रहना शुरू किया हमने। और फिर हम वहाँ 18 साल रहे और वहाँ लगातार सामाजिक संघर्षों में शामिल रहे, लोगों के सवालों को उठाते जी रहे। जी, वो तो फिर रेस्ट ऑफ द स्टोरी यही है कि वो बहुत आज उस पर मैं नहीं जाऊंगा, क्योंकि वो एक तरह की स्टोरी अलग पूरा मार्क करती है उस पर इत्मीनान से बातचीत के लिए। और मैंने जिक्र नहीं किया, और एक खास मौका इसलिए मैंने हिमांशु जी से बातचीत का चुना है। ये अभी लौटे हैं, दिल्ली से लेके मुंबई तक की यात्रा इन्होंने की है, और वो यात्रा थी जो राजनीतिक कैदी हैं, जो पॉलिटिकल प्रिजनर्स हैं, उनके पक्ष में उनकी रिहाई के लिए। इसीलिए इन्होंने जो है तिहाड़ से लेके तलोजा जेल, यहाँ दिल्ली में तिहाड़ जेल है और तलोजा जो है मुंबई में है, जहाँ राजनीतिक कैदी ज़्यादातर बंद हैं। तो एक खास मकसद था। और यहाँ से साइकिल की यात्रा आप समझ सकते हैं मुंबई तक अकेले करना, और रास्ते में कितनी बाधाएं आई होंगी और कितने जो है समस्याएं आई होंगी। तो इस पर हम बातचीत करेंगे। और ये जो यात्रा थी, ये मकसद क्या था इसका? तो मकसद था, इस समय जिस तरीके से राजनैतिक विचारधाराओं को, खास तौर से जो गैर आरएसएस विचारधाराएं हैं, चाहे वो अंबेडकरवादी विचारधारा हो, चाहे वो वामपंथी विचारधारा हो, चाहे वो लिबरल लोकतांत्रिक विचारधाराएं हो, गांधीवादी लोग हों, उन सबको दुश्मन की तरह राज्य सत्ता देख रही है और उन्हें नक्सलवादी, अर्बन नक्सल, माओवादी, विदेशी एजेंट, देशद्रोही कहकर जेलों में डाला जा रहा है। और अगर आप देखें तो दिल्ली में जो गैर संवैधानिक एक कानून लाया गया CNRC का इस देश पर लादने के लिए, जिसमें नागरिकता का पैमाना धर्म को बनाया गया था, उसका विरोध शाहीन बाग आंदोलन के रूप में महिलाओं ने किया और उस आंदोलन का समर्थन सभी लोकतांत्रिक शक्तियों ने किया।
लेकिन जो इस समय सरकार है भाजपा की, उसने ख़ास तौर से मुस्लिम नौजवानों को चुना और उनको आतंकवादी कहकर जेलों में डाल दिया, जिसमें उमर खालिद हैं, खालिद सैफ़ी हैं, शर्जील इमाम हैं, गुलशिफा फ़ातिमा हैं, मीरान हैदर हैं और भी लोग हैं। यूपी में NIA ने काफ़ी सारे पत्रकारों और वकीलों को जेलों में डाल दिया है। 4 लोगों का तो मुझे मालूम ही है, कृपा शंकर सिंह हैं, बिंदा सोना हैं और भी उनके भाई और वो हैं। इसी तरीके से गुजरात में हमारे संजीव भट्ट हैं, फिर रूपेश कुमार सिंह झारखंड में हैं, फिर छत्तीसगढ़ में सुनीता पोटाम है, सुरजू टेकाम है, विजेंद्र कुर्राम है और बहुत सारे नौजवान हैं। इसके अलावा जैसा आपने कहा कि भीमा कोरेगांव में हमारे अभी 7 लोग बंद हैं मामले में, तो ये सब वो लोग हैं जो इस देश के लोकतंत्र के लिए आवाज़ उठाते हैं, लोगों के मानवाधिकारों के लिए आवाज़ उठाते हैं, ख़ासतौर से आदिवासियों के लिए आवाज़ उठाते हैं। ऐसे लोगों को जेलों में डाला हुआ है। तो जिन मुद्दों पर इनको डाला हुआ है उन मुद्दों पर भी बात करनी थी हमको। जिस तरह से कॉरपोरेट कंपनियों के लिए हमारी सरकार लोगों को जल जंगल ज़मीन छीन रही है और उसका जो बचाने के आंदोलन चल रहे हैं उनको माओवादी आंदोलन कह करके उन पर हमला कर रही है, तो वो सारी चीज़ों पर भी बात करनी थी। तो मुझे लगा कि ये घर में बैठने का टाइम नहीं है, इस समय लोकतंत्र खतरे में है, तो चलना चाहिए। और अगर कोई संगठन नहीं है, पार्टी नहीं है, तो बस अपनी साइकिल उठाओ, अपना शरीर है और अपना हिम्मत है। तो मैं चल पड़ा और ये हमने गांधी से सीखा है कि कोई अगर साथ नहीं आता तो अकेले चल पड़ो, तो मैं अकेला चल पड़ा और 2 अक्टूबर को गांधी समाधि से ये साइकिल यात्रा शुरू की और तलोजा जेल जो ठाणे जिले में है वहाँ तक 52 दिन में मैं पहुँच गया। अभी आप बता रहे थे कि जो है बातचीत में कि कोई एक बीमारी आपको जिसमें धूप में नहीं निकलना होता और साइकिल चलाना या पैदल चलना या कहीं जाना दिन में ही दिन की यात्रा होती है, तो ये पहले तो उस बीमारी के बारे में बताइए, फिर हम पूछेंगे कि आगे यात्रा जो की वो कैसे की। तो मुझे माइस्थीनिया ग्रेविस नाम की एक बीमारी है जिसमें जो ब्रेन का सिग्नल है वो मसल्स तक जाने में एंटीबॉडी उसको ब्लॉक कर देती है, तो मसल इसमें कमज़ोर हो जाती हैं और एक जनरल वीकनेस रहती है। बहुत से मरीज़ तो बिस्तर से नहीं उठ पाते हैं, लेकिन मैंने जिस तरीके से अपनी विल पावर को मजबूत किया और एक लक्ष्य अपने लिए निर्धारित किया कि मुझे ये करना है, तो डॉक्टर आश्चर्य कर रहे थे। मैंने बात की कि इसमें मरीज़ बिस्तर से नहीं उठ पाते हैं, आप कैसे रोज़ाना 50-60 किलोमीटर साइकिल चला ले रहे हैं, और ये दूसरे मरीज़ों को हम उदाहरण के रूप में बताएंगे, इंस्पिरेशन के रूप में, कि उनको भी हिम्मत नहीं हारनी है और अगर वो विल पावर मजबूत रखें तो बेहतर कर सकते हैं। तो ये एक बीमारी के बावजूद मैंने किया और इसमें धूप में मसल ज़्यादा वीक हो जाती वही आप कह रहे थे ना जी। क्या है? तो मैं धूप में ज़्यादा मसल को एकदम शिथिल हो जाती है, तो मैं धूप को अवॉइड करने के लिए सुबह 4 बजे से साइकिलिंग शुरू करता था और सुबह ज़्यादा से ज़्यादा 11 बजे तक मैंने चलाई। अच्छा जी, और मैं अपने गंतव्य पर पहुंच जाता था और उसके बाद फिर वहाँ लोगों से चर्चा विचारना और रात को रुकना और फिर अगले दिन सुबह फिर से 4 बजे चल देना, और मैं अंधेरे में ही चलता था। हाँ, नहीं तो यही आप ये बताइए, 4 बजे निकलना जो है अंधेरा रहता है उस समय, और जिन इलाकों से आप गुजर रहे थे उसमें तो घने जंगल और वो अनजान रास्ते, उसमें कोई मतलब हर तरह की आशंका थी। कैसे मतलब? तो मैं ये मैसेज भी देना चाहता था। देखिए, इससे पहले 5 बार मेरी हत्या की कोशिश सरकार कर चुकी है। तो मैं सरकार को ये मैसेज देना चाहता था कि हम तुमसे डरते नहीं हैं, हम गांधीवादी लोग हैं, हम डरते नहीं हैं, और अगर आपको हमला करना है, हमारी हत्या करनी है तो आप कर सकते हैं आराम से। हम सुबह अंधेरे में जाएंगे अकेले। तो मैं सुबह निकलता था, वो भी एक मैसेज देने का एक तरीका था। और मेरे हेलमेट पर, साइकिल पर जो हेलमेट रहता है उसमें मैं टॉर्च लगा के रखता था। अच्छा। तो वो टॉर्च के सहारे साइकिल चलाता था। और गूगल मैप रहता है तो गूगल मैप से रास्ता दिखता रहता था। अच्छा। और मैं बढ़ता गया तो दिल्ली से बॉम्बे तक
और इसमें हाईवे का इस्तेमाल नहीं किया मैंने। अच्छा, हाईवे का इस्तेमाल नहीं किया? हाईवे का इस्तेमाल नहीं किया। जो ग्रामीण इलाके, जो यहाँ इलाके लोगों के बीच से आप जाना चाह जी रहे हैं। बिल्कुल। तो ग्रामीण इलाकों से, खासतौर से आदिवासी इलाकों से ये इस रूट को बनाया गया, और ख़ासतौर से आदिवासी इलाकों में जाने के कारण 300 किलोमीटर लंबा भी हो गया ये रास्ता। कोई ऐसा मौका हो जिसमें कि इस तरह कोई थ्रेड दिखा हो? जब अभी मैं इस पर केंद्रित हूँ। नहीं, ऐसा कभी हुआ तो नहीं हुआ। बल्कि एक जगह मुझे ऐसा सामने दिखा बोर्ड, बिल्कुल सुबह का वक्त था और घना जंगल था दोनों तरफ, झींगुरों की आवाज आ रही थी, और तभी मैंने बोर्ड देखा, वो शेर का फोटो लगा हुआ था कि यहाँ से जानवर का आने जाने का रास्ता है, पानी पीने के जाते हैं, तो सावधानी से चलें यहाँ से। तो मैं बैठ गया वहाँ पुलिया पर, और मैंने कोशिश करी कि कोई शेर वगैरह आए तो उसको देखा जाए। अच्छा। जी। तो लेकिन कोई उस समय नहीं आया। तो मुझे कई बार लोगों ने कहा कि रास्ते में घना जंगल है और आप अकेले कैसे जाएंगे, रुक जाइए, दिन में जाइएगा। मैंने कहा कोई बात नहीं, मैं तो बस्तर में रहा हूँ, मुझे जंगलों से डर नहीं लगता। तो मैंने चलाया, कोई दिक्कत की बात नहीं। कुछ ऐसे भी रास्ते थे जहाँ लोग बताते थे कि पर डे 1 या 2 डेथ होती हैं उस रोड पर एक्सीडेंट से। अच्छा। हाँ, वो घाट वाला इलाका था और ढाल हैं बड़े बड़े, तो उस पर मोटरसाइकिलें भी बहुत फास्ट हो जाती हैं, तो ट्रकों से कुचल जाते हैं लोग। तो रोज़ 1 या 2 डेथ होती हैं। तो लोगों ने कहा कि आप मत जाइए और दिन में जाइएगा। तो पर मैं सावधानी से चला, कुछ नहीं हुआ। तो अब हमको ये बताइए कि ये रूट आपने क्या चुना, कैसे, कितना दिन, कहाँ जो है? तो रास्ते में 4 स्टेट पड़े। एक तो दिल्ली था, दिल्ली समेत 5 हो गए। दिल्ली था, उसके बाद हरियाणा का जो मेवात का इलाका है, यहाँ से गुड़गांव, फिर सोहना, फिर नूह और फिरोजपुर झिरका होते हुए रामगढ़, रामगढ़ के बाद फिर अलवर, अलवर के बाद फिर दौसा और कोटपुतली नहीं, ये भीलवाड़ा, भीलवाड़ा का, उसके बाद फिर चित्तौड़गढ़, प्रतापगढ़, बांसवाड़ा, फिर दाहोद, उधर गुजरात में दाहोद से घुसे जी। हाँ। फिर लीमखेड़ा होते हुए, और उसके बाद फिर धर्मपुर की तरफ चले गए। गुजरात का आदिवासी बेल्ट, पूरा आदिवासी बेल्ट, धर्मपुर, फिर सिलवासा, दादरा नगर हवेली, दमन दीव, जो केंद्र शासित प्रदेश है, वो आया रास्ते में। और उसके बाद फिर वलसाड़ जिला लगता है, और उसके बाद महाराष्ट्र का थाने जिला, अब पालघर, भोयसर, और फिर ये आपका भिवंडी, भिवंडी के बाद फिर कल्याण, कल्याण के बाद तलोजा। तो अगर कितने दिन की यात्रा थी करीब है? ये 52 दिन। 52 दिन की। तो कितना दिन किस स्टेट में गुजारे इसके हिसाब से अगर देखा तो दिल्ली में तो पहला दिन ही था, उसके बाद 5-6 दिन लगे हरियाणा में, और करीब 25 दिन लगा राजस्थान में। सबसे ज्यादा राजस्थान में लगा, और 15 दिन करीब लगा ये गुजरात में। अच्छा। और फिर महाराष्ट्र में 5-6 दिन लगा, तो टोटल 52 दिन में। तो अगर आपसे पूछें कि इस रास्ते में कुछ ऐसी घटना 4-5 जो आपको लगा हो कि अभी हिंदुस्तान में ये चीज नहीं गई है, बाहर लोग नहीं जानते इसके बारे में, हम पहली बार देख रहे हैं, या आपके जीवन में कोई चीज ऐसी हो जो पहली बार दिखी हो? तो जैसे मेवात का इलाका है, तो मेवात के इलाके में वो मुस्लिम घरों में मुझे रहने का मौका मिला। मेरे मेज़बान मुस्लिम थे, और मस्जिद में भी मैं गया, मदरसे में भी रुका। तो मुस्लिम बहुत दुखी थे इस बात को लेकर के उनके जो हिंदू पड़ोसी हैं या उनके जो हिंदू लोग हैं, वो लोग उनके विषय में निरर्थक बातें करते हैं, अफवाहें फैलाते हैं, और उनको लेकर के जो नफ़रत का माहौल खड़ा किया जा रहा है, उसको लेकर वो दुखी थे। और जो राजनीति जिस तरह से चल रही है उसको लेकर के वो काफ़ी बेचैन भी थे, दुखी थे ज़्यादा। लेकिन उसमें एक और भी आशा की बात दिखाई दी कि जब आरएसएस ने कोशिश की मेवात में दंगा कराने की, नूह और बड़कली और फिरोजपुर में थोड़ा बहुत करवाया भी उन्होंने क्या किया था, असल में एक 84 कोस की ब्रज की परिक्रमा होती है, वो बहुत सालों से चल रही है, और उसमें मुस्लिम मेज़बानी करते हैं यात्रियों की, जी, उनको पानी, खाना, नाश्ता देते हैं, रुकने की जगह देते हैं।
तो बहुत ही अच्छे से चल रही है और मुस्लिम भी उसमें हिस्सा लेते हैं। एक जफर मेव यदुवंशी हैं जो कहते हैं मैं खुद इस यात्रा में कई बार गया हूँ लेकिन अब डर लगता है जी। तो उसमें इन्होंने क्या किया, आरएसएस वालों ने एक नई यात्रा शुरू करी और वो मेवात में ही शुरू होती है, मेवात में ही ख़त्म हो जाती है। लेकिन उसको लेकर के इन्होंने वो डीजे का इस्तेमाल करना, ख़ास तौर से मुस्लिम गांव से जब मस्जिदों के आगे से गुजरना तो भड़काऊ गाने बजाना, गाली गलौज करना, ये शुरू किया। और इस साल उन्होंने कोशिश की दंगा करने की। लेकिन इस इलाके में जो मुस्लिम हैं वो पहले या तो मीणा है या फिर वो गुजर है या जाट हैं। तो जो गुजर, जाट और मीणा हिंदू हैं, उन्होंने कहा ये तो हमारे अपने लोग हैं, हम इनसे क्यों लड़ेंगे। और आरएसएस का जो हिंदू मुस्लिम दंगा कराने का मकसद था वो पूरा नहीं हुआ। तो ये मैंने भी एक आर्टिकल उसी वक्त लिखा था कि मुस्लिम पहले तो यहाँ के मूल निवासी हैं, वो या तो आदिवासी हैं या दलित हैं या ओबीसी हैं, तो उनको अपनी वो पहचान आगे रखनी चाहिए। उससे आरएसएस का षड्यंत्र कमज़ोर पड़ेगा बजाय अपनी मुस्लिम पहचान को आगे रखने के। और यही हुआ भी वहाँ पर। और अभी इस तरह की कोशिशें भी चल रही है। उसको अपना वो जाजम कहते हैं कि हम सब एक जाजम पर बैठने वाले लोग हैं, जो आदिवासी जाजम होती है। तो उनका कहना यह है कि हम सारे हिंदू और मुस्लिम एक जाजम पर बैठें, अपने इश्यूज पर बात करें। तो ये एक चल रहा है। दूसरा वहाँ जो स्टेटिस्टिक्स है वो ये है कि मेवात भारत का सबसे पिछड़ा हुआ जिला था पिछली जनगणना में। तो ये जानबूझ के किया गया है, जानबूझ के वहाँ सड़कों की मरम्मत नहीं कराना, वहाँ पर लोन नहीं देना, कोई फैसिलिटी नहीं देना। इस तरह से जानबूझ के मुस्लिम्स को वहाँ पर नेग्लेक्ट किया गया और उनका विकास रोका गया। तो वो एक उनके मन में एक दुख है कि हमारे साथ ऐसा क्यों किया गया। तो ये एक इशू था। तीसरा भी क्या हो रहा है, वहाँ पर पॉल्यूशन फैलाने वाली इंडस्ट्रीज लाई जा रही हैं, ख़ास तौर से हाँ कॉमर्शियल बूचड़ खाने वहाँ खोले जा रहे हैं। तो उससे बहुत पॉल्यूशन हो रहा है। वो जो उनके पेट का गंदगी होती है, गोबर वगैरह कच्चा होता है, वो सारा वहाँ पर मैदानों में छोड़ दिया जा रहा है या जल स्रोतों में छोड़ दिया जा रहा है। खून उनका जो छोड़ दिया जा रहा है वो सब सड़ रहा है। तो उससे मुस्लिम आबादी भी बहुत परेशान है। और वो ज़्यादातर बूचड़ खाने हिंदू मालिकों के हैं। अच्छा। तो वो सारा शुरू किया गया। इसके अलावा वहाँ बियर फैक्ट्रीज खोली जा रही हैं जिससे वो पानी पूरा सक कर ले रहे हैं, तो अंडरग्राउंड वाटर सुखा दे रहे हैं। तो उससे खेती करना मुश्किल होता जा रहा है। और लोग बाग आजकल सरकार सुनती तो है नहीं लोगों की, लोगों का विरोध है लेकिन कोई सुनवाई नहीं हो रही है। तो ये कुछ इश्यूज वहाँ थे जो निकल के आए। और हालत यह है कि वहाँ जो हिंदू हैं, हिंदुओं को भी उन लड़कियां नहीं देते हैं बाहर वाले कि भाई मेवात में हम अपनी लड़की नहीं देंगे। तो हिंदू पुरुषों की शादी भी मुश्किल हो रही है, उनके लिए भी मुश्किल खड़ी कर दी हो रही है जी। तो इस तरीके से वहाँ ये सारे इश्यूज सामने आए। तो लेकिन वहाँ के जो नौजवान हैं, वहाँ के जो लोग हैं, वो इस स्थिति को सुधारने के लिए लालायित हैं और वो चाहते हैं कि उनके साथ काम किया जाए। इसके अलावा वहाँ जब घर तोड़े गए, बुलडोज़र लगा करके रेहड़ी पटरी तोड़ी गई, तो जमीयत उलेमाए हिंद ने मदद की। 200 के करीब रेहड़ियाँ दी, कुछ फ्लैट्स बनाए, कुछ दुकानें बनाई और वो हिंदू और मुसलमान दोनों को दी। और हरियाणा के जाट भी खड़े हो गए थे उस दौर में। हाँ बिल्कुल, हरियाणा के जाटों ने और गुजर मीणाओं ने सबने मदद की जी। हरियाणा, जब आप हरियाणा के बाद राजस्थान में घुसे, तो राजस्थान की कोई ऐसी चीज़ जो लगी हो कि? तो राजस्थान में भी एक तो विस्थापन को लेकर के बातचीत हुई। वहाँ पर कई ऐसे विस्थापन की कहानियाँ हमें सामने आई जिनका अभी तक पुनर्वास नहीं हुआ है। और जल जंगल ज़मीन को लेकर के वहाँ का जो आदिवासी बेल्ट है उसमें भी ये बेचैनी है कि ये जो दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर के नाम पर एक 150 किलोमीटर चौड़ा प्लानिंग है 150 किलोमीटर चौड़ा पट्टा ले लिया जाएगा। तो उसमें पूरा अरावली चली जाएगी और लोगों के खेत चले जाएंगे।
आधा राजस्थान की ज़मीन उसमें चली जाएगी। तो उसको लेकर के डर है लोगों में और मोबिलाइजेशन भी हो रहा है कि हमको कैसे अपना जल जंगल ज़मीन बचाना है। तो वो एक इशू वहाँ पर है और इसके अलावा सांप्रदायिकता का इशू भी है। जिस तरीके से राजस्थान में भी अभी क्या हुआ है, वहाँ पर भारत आदिवासी पार्टी बनी है और उसने वहाँ पर कुछ इलाके में आरएसएस का सफाया कर दिया है। अच्छा, ये कैसे हुआ? हाँ, तो आदिवासियों के अंदर अभी एक अस्मिता को लेकर के और अपने जल जंगल जमीन को लेकर के मोबिलाइजेशन काफ़ी लंबे समय से नौजवान कर रहे हैं, जिसमें भारत आदिवासी पार्टी है और उसके बाद भारत आदिवासी पहले भारत आदिवासी परिवार बना, फिर भारत आदिवासी पार्टी बनी। राजकुमार रौत जिसके सांसद चुने गए, उनके 4 के करीब विधायक भी हैं। तो इन लोगों ने ये कहा कि हम हिंदू नहीं हैं, हमारा अपना धर्म है, आदिवासी धर्म है, हम प्रकृति पूजा करते हैं और हम भेदभाव वाला धर्म नहीं अपनाएंगे जो ब्राह्मण धर्म है। तो उन्होंने अपना अस्मिता, अपनी धर्म, अपनी पहचान, अपनी संस्कृति और जल जंगल जमीन को बचाना, ये एक पूरा कैंपेन चलाया और आरएसएस को वहाँ ग्राउंड से साफ कर दिया। तो उसके कारण आरएसएस फिर से वहाँ दंगे फसाद करके रिक्लेम करना चाहता है अपनी ज़मीन को। तो उसको लेकर के आदिवासी बहुत सजग हैं और वो एक रेजिस्टेंस भी चल रहा है और एक पूरी कोशिश है कि हम आरएसएस को दोबारा यहाँ कदम नहीं जमाने देंगे। ये आरएसएस वाले तो आदिवासी क्षेत्र में वनवासी आश्रम, एकलव्य क्या कौन स्कूल करके, शबरी विद्यालय, एकलव्य विद्यालय, हाँ, और एकल विद्यालय। इसके अलावा इन्होंने जगह जगह लड़कियों के हॉस्टल्स, हाँ, खोले। विवेकानंद फाउंडेशन, क्या उन इलाकों में भी खोले थे? हाँ, हैं। और वो उसका पैटर्न भी मुझे बताया कि जैसे कोई उदयपुर का अगर मारवाड़ी है, उसको कहा जाएगा कि आपको 4 एकल विद्यालय का फंडिंग देना है, तो वो 4 कार्यकर्ता का पैसा देगा। उसको ये नहीं पता कि मेरे वो 4 विद्यालय चल कहाँ रहे हैं, लेकिन वो 4 विद्यालयों का पैसा उनको लगातार देता है। इस तरीके से उन्होंने बहुत सारे फंडिंग करी हुई है। विदेशों से फंडिंग आती है, विदेशों में लोगों को ये नहीं पता कि उनके विद्यालय चल कहाँ रहे हैं, लेकिन वो 10 विद्यालय, 20 विद्यालय ऐसे स्पॉन्सर करते हैं। तो इस समय जितनी फॉरेन फंडिंग, बड़ी फॉरेन फंडिंग आरएसएस की है, उतनी भारत में किसी संस्था की नहीं है। दूसरे की फंडिंग रोक रहे हैं और अपने लिए व्यवस्था कर रहे हैं। बाकी तो सारी संस्थाएं इन्होंने बंद कर दी। सारी जो गांधीवादी संस्थाएं थी या प्रगतिशील विचारधारा के लिए पर काम करने वाले संगठन थे, सबकी फंडिंग बंद कर दी है मोदी सरकार। सबका एफसीआरए जो है खत्म कर दिया। लेकिन आरएसएस की सबसे बड़ी फंडिंग है इस समय विदेश से, अरबों रुपया उनको आता है जी। और वो इसी तरीके से देश में बंटवारा करना और समाज को तोड़ने के लिए काम आ रहा है। लेकिन ये फिर एक तो जो आप कह रहे हैं मॉडल हो सकता है दूसरे समाजों के लिए, दूसरे क्षेत्रों के लिए भी, जो अभी राजस्थान में हुआ है। बिल्कुल बिल्कुल हो सकता है और मैं उस पर लिखूंगा भी। और वो एक हमने तो उनको कहा कि इसको बढ़ाइए, और वो हमने आगे भी बातचीत में रखा कि क्योंकि आगे मुझे गुजरात में जो दिखाई दिया, वो मुझे बताया कि जैसे सरदार पटेल की जो मूर्ति लगाई गई है, तो वो लगाई गई है नर्मदा जिले में, राजपीपला के पास। और उसमें इन्होंने क्या किया कि तड़वी आदिवासियों की ज़मीनें ली गई हैं। तो पहले तड़वी आदिवासियों को कहा कि तुम आदिवासी नहीं हो, तुम हिंदू हो, और हिंदू धर्म खतरे में है जी। अच्छा, हाँ, और उसको सिर्फ भाजपा बचा सकती है, तो आप भाजपा के साथ जुड़िए। अच्छा, इस तरह से पूरा उनका मानसिक को करके। तो जब जमीन भाजपा ने ली, तो वो आदिवासी लड़ नहीं पाए क्योंकि अपनी पार्टी है। सही बात है। तो अब ये बात वहां के भी आदिवासियों को समझ में आ गई कि ये तो धर्म का इस्तेमाल हमारी जल जंगल जमीन को छीनने के लिए किया गया है। जो हिंदुत्व का पूरी राजनीति है, ये तो हमारे खिलाफ है। तो अब उन्होंने भी कहना शुरू किया कि हम ये हिंदुत्व की राजनीति में नहीं पड़ेंगे। अब मुझे कई आदिवासी नौजवानों ने कहा, साहब आप समझाओ इनको कि झंडा तो ये उठा के चल रहे हैं, पर हिंदुत्व का, तो इनसे कहो कि हिंदुत्व को मोदी जी बचा लेंगे, तुम अपनी जल जंगल जमीन को बचाओ। तो ये भी बात वहां पर चल रही है। मतलब ये आदिवासियों में एक नई चेतना विकसित हो रही है। बिल्कुल। तो रेजिस्टेंस भी चल रहा है, चेतना भी आ रही है, मोबिलाइजेशन भी हो रहा है आदिवासियों का जल जंगल जमीन को बचाने के लिए। तो नहीं, राजस्थान में तो उसका एक नेतृत्व, उसकी एक पार्टी तैयार हो गई। गुजरात में भी इस तरह का? गुजरात में भी हुआ है। जो पहले बीटीपी थी, भील जो आदिवासी पार्टी थी,
वो अभी करीब करीब ख़त्म हो गई है, क्योंकि उनका जो अध्यक्ष था महेश वो चला गया है, छोटू भाई वसावा का बेटा। अच्छा। महेश वसावा वो भाजपा में चला गया है। अच्छा। तो वो पार्टी एक तरह से ख़त्म हो गई है। तो अब उस जगह को फिल करने के लिए भी ये भारत आदिवासी पार्टी अच्छा। वहाँ पर हाँ फैल रही है। अच्छा, पूरी बेल्ट जो राजस्थान वाली गुजरात जुड़ती है, पूरा आदिवासी क्षेत्र एक दूसरे से जुड़ जाते हैं, तो इस पार्टी का वहाँ भी विस्तार हो सकता है। जी, महाराष्ट्र तक भी जा रहे हैं। महाराष्ट्र तक भी जा रहे हैं। तो गुजरात में भी बहुत विस्थापन का चल रहा है जोरदार। वहाँ पर एक्सप्रेसवे, दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर, फिर रेलवे कॉरिडोर, फिर बुलेट ट्रेन। अच्छा, सबसे बड़ा संकट और यही है इस समय कि जमीन उनकी कैसे, और सारे प्रोजेक्ट आदिवासी इलाके में आ रहे हैं जहाँ ग्रीन बेल्ट है, जो हरियाली है, जहाँ पूरे जंगलों को काटने का पूरा प्लान बन रहा है। तो मेरे सामने मैंने कटे हुए देखे हैं, पूरे पहाड़ काट दिए गए हैं। और वो 5th शेड्यूल एरिया है जिसमें बिना ग्राम सभा की इजाजत के सरकार कुछ नहीं कर सकती। लेकिन बिना गांव वालों से बात किए रातों रात जेसीबी मशीनें लगा के पहाड़ काट दिए जा रहे हैं। वो मिट्टी खोदकर सड़कों पे डाल दी जा रही है पूरी। पेड़, लाखों पेड़ काट दिए जा रहे हैं, बड़े बड़े पेड़ जो रिजर्व फॉरेस्ट है। किसी फॉरेस्ट क्लियरेंस की ज़रूरत, मतलब उसका पालन नहीं किया जा रहा है। जो एनवायरनमेंट क्लियरेंस की ज़रूरत होती है उसका पालन नहीं किया जा रहा है। एकदम सरकार जो है वो संविधान, कानून, पर्यावरण, ये नियम, जनता के हित, पेशा कानून, सबका उल्लंघन करते हुए वहाँ ये सब कर रही है। इसके अलावा फिर वहाँ पर ये भी बात आई कि भाई हमसे कहा गया था कि जब आप ज़मीन दे दोगे तो यहाँ रोज़गार मिलेगा, लेकिन रोज़गार भी हमको नहीं मिल रहा है। और जो रोज़गार जिन लोगों को दिया भी गया है, मिनिमम वेजेस एक्ट का पालन नहीं हो रहा है। अब 8 घंटे की बजाय 12 घंटे की शिफ्ट कर दी गई है। कोई ओवर टाइम नहीं दिया जा रहा है। उतने ही पैसे में अब मजदूरों से 12 घंटे काम कराया जा रहा है। जो हफ्ते में एक दिन छुट्टी दी जानी चाहिए वो नहीं दी जा रही है। 7 दिन काम कराया जा रहा है। अगर एक छुट्टी ले ले तो उसका पैसा काट दिया जा रहा है। मिनिमम वेजेस अगर 700 रुपया है तो 360 रुपये में काम कराया जा रहा है। महिला को 250 रुपये दिए जा रहे हैं। तो भयानक शोषण है। और अगर वो जरा भी बात करे तो बाहर के लेबर ले आई जाती है, स्थानीय लेबर को निकाल दिया जाता है। कोई वो आवाज नहीं उठा सकते। फिर अब परमानेंट जॉब खत्म कर दी गई है। लोग 10-10 साल से काम कर रहे हैं, कोई परमानेंट नहीं किया गया है। ठेकेदारी प्रथा लागू कर दी गई है। अब ठेकेदार सप्लाई करता है, वो जब चाहता है हटा देता है। आप कह रहे हैं उस इलाकों में पूरा हाईवेज बन रहे हैं, मेट्रो जा रही है, तो तमाम सरकारी प्रोजेक्ट है, उसमें ज़मीन कब्जा की जा रही। थासदेव में देखिए एक तरह का विरोध हो रहा है अडानी प्रोजेक्ट का। वहाँ जनता उतर जा रही बीच बीच में, हालांकि लगातार ये पेड़ काट रहे हैं। इस तरह का रेजिस्टेंस यहाँ भी कुछ दिखा? जी, बहुत रेजिस्टेंस हो रहा है और लोगों को जेलों में भी डाला जा रहा है। उनके ऊपर फर्जी मुकदमे भी लगाए जा रहे हैं और उन्हें भी नक्सलवादी कहा जा रहा है। अर्बन, ये तो मैंने पूरा देखा। मध्य प्रदेश के लोग हों, चाहे वो गुजरात के लोग हों, चाहे वो महाराष्ट्र के लोग हों। अभी तो महाराष्ट्र में ये भाजपा सरकार ने घोषणा करी थी चुनाव से पहले कि हम महाराष्ट्र जन सुरक्षा अधिनियम लाएंगे। तो उसमें वो कहते हैं जो नक्सलाइट अर्बन नक्सल है उन पर हम शिकंजा कसेंगे। अच्छा। तो मतलब पूरा जो भी सामाजिक कार्यकर्ता है, जो भी आदिवासी कार्यकर्ता जल जंगल जमीन को बचाने के आंदोलन में शामिल होगा, उसकी कोशिश करेगा, उसको ये लोग जेलों में डालने के लिए कानून ला रहे हैं। तो वो भी एक वहाँ पर काफ़ी उस बात को लेकर सुगबुगाहट थी और टेंशन था कि ये सरकार आएगी तो वो ला देगी। लेकिन इस बीच अडानी का इतना पैसा इस चुनाव में इस्तेमाल किया है भाजपा ने। और जब मैं वहाँ था तो चुनाव हो रहा था, तो वो कह रहे थे देखिए साहब बीजेपी वाले, वो मेरे सामने जीपें आई थी, बोले ये पैसा बांट रहे हैं। हाँ, हमारे सामने गांव में खुलेआम पैसा बांट रहे थे। अच्छा। हाँ, बोले देखिए पैसा बांट रहे हैं। एक वोट के ऊपर 1000, कहीं 2,000 दे रहे हैं। पैसा खुलेआम बांट बांट रहे थे। हर वोट के पीछे 1000 रुपया कम से कम दिया है। तो वो सब और उनके तो तावड़े साहब पकड़े ही गए जो है खुलेआम। लेकिन देखिए एफआईआर तक नहीं हुई। हाँ, सही बात, एफआईआर तक नहीं हुई। तो ये सब हुआ। तो इसके अलावा एक चीज और देखी मैंने कि उमरगाम से लगाकर जो महाराष्ट्र गुजरात का बॉर्डर है, वहां से लगाकर पूरा ठाणे जिला, पालघर जिला, इसमें आदिवासियों के जमीनों पर उनका नाम नहीं चढ़ा है।
जब आज़ादी आई थी तो जमींदारी एबोल्यूशन एक्ट आया और जमींदारों के नाम हटा करके ज़मीनों से जो टेनेंट्स थे, जो काश्तकार थे, उनके नाम चढ़ा दिए गए। लेकिन इस इलाके में नहीं हुआ। नहीं तो और जंगल वाला जंगल क्षेत्र नहीं है वो? जंगल क्षेत्र भी है, लेकिन जमीनें जो हैं वो जमींदारों के नाम चढ़ा दी गई थी। हाँ, तो वो तो चढ़नी चाहिए टेनेंट्स के नाम। टेनेंट्स के नाम तो वो नहीं चढ़ी है। आज भी हजारों हजारों एकड़ जो है वो जागीरदारों और जमींदारों के नाम है। उसमें ब्राह्मण जागीरदार हैं, या फिर बनिए हैं, या फिर पारसी हैं। और वो लोग, अब कोई अमेरिका में रहता है, कोई कलकत्ता में रहता है, कोई बम्बई में रहता है, कोई अहमदाबाद में रहता है, और वो वहीं से ऑनलाइन जमीन बेच देते हैं। और उनके फिर जिनको वो बेचते हैं, भूमाफिया को कब्जा करने वो लोग आते हैं, पुलिस को साथ में लेते हैं, गुंडों को साथ में लाते हैं, आदिवासी को पीटते हैं, डराते धमकाते हैं, थोड़ा बहुत लालच देते हैं और उसको वहां से बेदखल कर देते हैं। तो इस ये महाराष्ट्र की बात बता ये, हाँ, गुजरात, महाराष्ट्र, गुजरात के इलाके में भी है, महाराष्ट्र में भी है। ये तो बहुत बड़ा मसला है, बहुत बड़ा मसला है, और इस पर कोई काम नहीं कर रहा है। बॉम्बे के बीच में संजय गांधी उद्यान है, जहां आदिवासी गांव है अंदर बसे हुए। उन गांव में आज भी पीने का पानी नहीं है, बिजली नहीं है। मैं गया खुद ऐसे गांव में। हाँ, वो कुछ एक आप दिखा रहे थे जी, पालघर के पास कहीं पहुंचे थे। जी, भिवंडी के 1 किलोमीटर अंदर। हाँ, भिवंडी से 1 किलोमीटर अंदर पानी नहीं, बिजली नहीं, बिजली नहीं है, सड़क नहीं है, बच्चे कीचड़ में चल के जाते हैं घुटनों घुटनों तक। तो ये आदिवासी गांव, और जानबूझकर इसको इस तरह का रखा गया है ताकि जो भूमाफिया है उसको जब ये जमीनें लेनी है तो यहाँ पक्का कंस्ट्रक्शन वगैरह ना मिले उसको, सड़क और ये सब अगर मिल जाएगा तो आदिवासी डेवलप कर। अब जमीनों पर नाम नहीं है तो आदिवासी बैंक लोन नहीं ले पा रहा है, बैंक लोन नहीं ले पा रहा है, अपना विकास नहीं कर पा रहा है, वो गरीब है, कच्ची झोंपड़ी है उसकी, जब चाहेंगे हटा देंगे। तो मुंबई जब आप पहुंचे तो ये तो एक ऐसी तस्वीर है, काली तस्वीर, एक चमकती हुई मुंबई की, जिसको शायद अभी तक किसी ने नहीं देखा है। इसके अलावा आप जिस मकसद से गए थे, तलोजा जेल गए, हाँ, वहाँ तक मतलब पहुँचे आप, और उसमें जो भीमा कोरेगांव के कैदी बंद हैं उनके लिए ही पूरी आपकी यात्रा थी। लेकिन तमाम लोग तो अभी वहाँ बाहर भी हैं और नज़रबंद हैं, कुछ लोग बाहर हैं, बेल पर हैं। तो क्या कुछ लोगों से मुलाकात भी हुई? जी, मुलाकात हुई। एक तो पहली बात तो ये कि जब मैं यहाँ से निकला तो जो गढ़चिरौली वाले मामले में, जिसमें साईं बाबा को भी जेल में बंद किया गया था और 5 सामाजिक कार्यकर्ताओं को बंद किया गया था, जिसमें जीएन साईं बाबा थे, प्रशांत राही थे, पांडु नरोटे जो जेल में मर गए, और ये थे अपने हेम मिश्रा थे जी, और वो तिर्की, महेश तिर्की शायद, हाँ। तो ये 5 लोग थे, जिसमें से प्रशांत राही राजघाट पर यहाँ मुझे विदा करने भी आए। अच्छा। और वो फिर बॉम्बे पहुंचे। अच्छा। जब मेरी यात्रा समाप्त हुई और उन्होंने मुझे वहाँ रिसीव भी किया। तो उनसे मुलाकात हुई, उनसे बातचीत भी, उन्होंने एक वीडियो भी रिकॉर्ड किया। इसके अलावा मैं वहाँ वरवरा राव जी से मिला। तो वरवरा राव क्या मुंबई रह रहे हैं कि आंध्रा जाते? नहीं, उनको आंध्रा जाने की इजाज़त नहीं है। इजाज़त नहीं है जी। और मुंबई में भी बार बार उनको NIA के दबाव में जो जिस भी लोकेलिटी में वो मकान लेते हैं, वहाँ के लोग तनाव में और डर के मारे उनसे मकान खाली करा लेते हैं। वो मुंबई में 5वां मकान अब वो बदलेंगे, 5 बदल चुके हैं, अब 6वां उनको लेना पड़ेगा। फिर से उनको नोटिस दे दिया गया है। तो इस तरीके से सरकार परेशान कर रही है जमानत मिलने के बाद भी। अच्छा, रास्ते में कई इस तरह की सभाएं आप संबोधित करते जा रहे थे, उस तरह की? हाँ, वो तो हर जगह हुआ। अच्छा, हर जगह। एक दिन में 3-3, 4-4 सभाएं भी हुई। तो इतना आसान तो यात्रा नहीं रहती है। तो प्लानिंग कैसे हुई, कैसे जो है आपकी पूरी व्यवस्था जो थी वो कैसे आपने उसको किया? तो चूंकि जीवन भर सामाजिक काम में मैं लगा रहा, इसलिए मेरा जो परिचय है वो व्यापक है और विभिन्न समुदायों के बीच है। तो मुस्लिम समुदाय के साथ भी हम काम करते हैं, उनके अधिकारों के साथ। तो उनमें दोस्त हैं हमारे। तो नदीम खान हैं दिल्ली में, उनके साथ बातचीत हुई तो उन्होंने कहा कि ठीक है, मेवात की जिम्मेदारी मैं लेता हूँ। तो उन्होंने अपने साथियों को बोल दिया, तो पूरी मेवात में उनकी परिचय से व्यवस्था होती चली गई। उसके बाद फिर एक हमारे राजस्थान के मीणा साथी हैं, पिंटू मीणा जी हैं। तो उन्होंने कहा कि मैं कुछ जगह की जिम्मेदारी ले लूँगा। तो राजस्थान में, इसके अलावा एक हमारे वीरेंद्र क्रांतिकारी हैं अलवर में, उन्होंने वहाँ कुछ पड़ावों की जिम्मेदारी ली।
भारत परिवार करके उनका संगठन है, उन्होंने जिम्मेदारी ली। फिर कविता श्रीवास्तव हैं PUCL की राष्ट्रीय अध्यक्ष, वो, और सवाई सिंह जी हैं जो सर्वोदय और गांधीवादी कार्यकर्ता हैं, उन्होंने फिर राजस्थान की जिम्मेदारी ली। तो राजस्थान का इस तरीके से ये कई लोगों ने मिलके किया, और रास्ते भर अच्छे जो ग्राउंड लेवल पर काम करने वाले संस्थाएं, संगठन, जन आंदोलन, उन लोगों ने होस्ट किया। उन लोगों ने अपने इलाकों को भी दिखाया, अपनी समस्याएं भी दिखाई, उसका एक्सपोजर भी मुझे हुआ, उनके साथ चर्चाएं भी हुई, समाधानों पर भी बात हुई। तो इस तरीके से राजस्थान का हुआ। फिर गुजरात में भारत आदिवासी एकता परिषद और राष्ट्रीय आदिवासी समन्वय मंच, इन लोगों के साथ बातचीत हो गई थी। तो अशोक चौधरी जी हैं, उन्होंने फिर पूरे गुजरात की जिम्मेदारी ली। अच्छा जी। फिर महाराष्ट्र में अम्बेडकराइट साथियों ने जिम्मेदारी ली, तो महाराष्ट्र में वो हुआ। तो इस तरीके से पूरा रास्ते में मुझे ना कहीं ठहरने पर कोई पैसा खर्च करना पड़ा, क्या बात, ना भोजन पर खर्च करना पड़ा, और साइकिल में पेट्रोल पड़ता नहीं है। तो बिल्कुल फ्री में मैं दिल्ली से बम्बई पहुंच गया। 0 कार्बन फुटप्रिंट, कोई मैंने पॉल्यूशन नहीं पैदा किया। तो एक जो दिमाग में ये भी होता है कि नए बिस्तर पर नींद नहीं आती, वो भी दिमाग ट्रेंड हो गया कि अब कैसा भी बिस्तर हो तुरंत सो जाना है। तो और जैसा मैंने आपको बताया कि स्वास्थ्य भी मेरा बेटर हुआ उससे। जी, मुझे चिकन, अभी आप लौटे तुरंत देख रहे हैं, पहुंच गए जो है मीटिंग करने, अगली यात्रा और अगले कार्यक्रम की प्लानिंग शुरू कर। हाँ, अगली यात्रा हमने सोचा है कि हम 30 जनवरी से महात्मा गांधी की जो जहाँ पर उनको अंतिम संस्कार हुआ था, जो उनका समाधि है, गांधी समाधि, और फिर कुशीनगर में जहाँ गौतम बुद्ध की समाधि है, जहाँ उनका अंतिम संस्कार हुआ, तो गांधी से बुद्ध तक की ये यात्रा रहेगी। और इसका टाइटल हमने अभी शुरुआती सोचा है, ईश्वर अल्लाह तेरे नाम यात्रा, जो सांप्रदायिक सौहार्द के मुद्दे पर होगी, क्योंकि यूपी को सांप्रदायिकता की प्रयोगशाला बनाने की कोशिश हो रही है, और नफरत के आधार पर उस समाज को विभाजन करने की बहुत भयानक कोशिश की जा रही है। तो हमें लगा कि हम तो गांधी को मानने वाले लोग हैं, बुद्ध को मानने वाले लोग हैं, अंबेडकर साहब को मानने वाले लोग हैं, भगत सिंह को मानने वाले लोग हैं, तो हमको वहाँ जाना चाहिए जहाँ सबसे ज़्यादा ज़रूरत भी है, खतरा भी है। हाँ, वो योगी और उनकी पुलिस तो मिलेगी आपको रास्ते में। हाँ, पिछली बार जब मैंने चंद्रशेखर रावण सहारनपुर जेल में थे, उनको योगी जी ने जेल में डाल दिया था, और इलाहाबाद हाई कोर्ट ने उनको जमानत दे दी थी। उसके बावजूद योगी ने उनको रिहा नहीं किया, उनके ऊपर NSA लगा दिया। तब हमको लगा कि ये तो अन्याय हो रहा है और इसका विरोध करना चाहिए। तो तब मैं 2018 में राजघाट से सहारनपुर जेल तक पैदल गया था, और उस वक्त योगी जी की पुलिस के अधिकारी एक एक दिन में 18 फोन करते थे आयोजकों को डराने के लिए। तो इस बार भी होगा, कोई बात नहीं। मुझे किसी ने कहा कि अरे आपको मार देंगे, हमने कहा मरेंगे तो गांधी के और भगत सिंह के रास्ते पे चले जाएंगे, और जेल जाएंगे तो वो भी हमारे शहीदों का रास्ता है, कोई डर की बात नहीं है। तो अभी इस तरह आज तक पूछें तो कितनी यात्राएं आप कर चुके हैं? तो मैंने तो ये यात्राएं, चूंकि जैसे मैंने बताया पिताजी भूदान आंदोलन में थे, तो 14 साल की उम्र से शुरू कर दिया। और फिर जब मैं हाई स्कूल के बाद वहाँ हरदोई चला गया, तो वहाँ रमेश श्रीवास्तव और रमेश भैया करके 2 संगठन हैं, मतलब 2 सामाजिक कार्यकर्ता हैं, जिनका विनोबा आश्रम और सर्वोदय आश्रम 2 हैं, शाहजहाँपुर और हरदोई में। तो उन लोगों के साथ गांव-गांव में मैं घूमा हूँ। इसके बाद फिर 18 साल की उम्र में मैं 15 दिन की पंजाब की यात्रा की, जिस समय वहाँ का आतंकवाद, हाँ वो था, भिंडरावाले का वो आंदोलन चल रहा था। तो उस वक्त हमने पंजाब में यात्रा की है 15 दिन की, जब मैं 18 साल का था। जी, उसके बाद जब मैं बस्तर काम करने गया तो मैंने 1 साल की पदयात्रा की वहाँ पहले। अच्छा जी, और इसके अलावा महीने 2-2 महीने की यात्राएं तो कई बार की हैं। 2010 में जब मुझे बस्तर से तड़ी पार कर दिया गया, तो फिर मैंने दिल्ली से बम्बई साइकिल यात्रा एक बार तब की थी। अच्छा, इसके पहले एक बार आप कर चुके हैं? कर चुका हूँ। उसका एक अनुभव आपके पास था? है मेरे पास, कॉन्फिडेंस भी था, कॉन्फिडेंस भी, लर्निंग भी थी। तो ये नहीं मुझे लगा कि नहीं कर सकता, तो मुझे ये था कर सकता हूँ। उसके अलावा 2017 में मैंने एक बार अहमदाबाद से दिल्ली साइकिल यात्रा की थी।
अच्छा, जी 2017 में भी की थी और ये अब तीसरी थी। तो 2000 ये तो गिन पाना मुश्किल है जितनी यात्राएं आप गिना रहे हैं। और इसके बाद अब ये राजघाट से कुशीनगर। तो अगर हम पूछे तो ये जो जब यात्राएं हो रही हैं इसमें कितना जो है लोग जागरूक हो पाते हैं, उनकी चेतना कितनी डेवलप, या इसके क्या फायदे हो पाते हैं? तो इसमें बहुत सारे नौजवानों को प्रेरणा मिलती है। हाँ। और वो खुद कहते हैं कि आपकी हिम्मत को देखकर, आप 60 साल के होने वाले हैं, आप ना तो थके हुए हैं, ना आप में निराशा है, ना आप डरे हुए हैं, और इससे हमें प्रेरणा मिलती है। तो प्रेरणा एक चीज़ है। दूसरा जो मुद्दे हैं जो दबा दिए जाते हैं सोशल मीडिया के, एक आईटी सेल वगैरह जो बीजेपी का है वो दूसरे मुद्दे सामने ले आता है। हम चाहते हैं कि जनता असली मुद्दों पर बात करे, नौजवान असली मुद्दों को समझे और बात करे। और जो हमारे रेजिस्टेंस चल रहा है जनता के बीच, वो सारे समाज के सामने आना चाहिए और वो पॉलिटिकल डिस्कोर्स के सेंटर में आना चाहिए कि असली मुद्दे तो ये हैं कि आप लोगों की ज़मीनें छीन रहे हैं। ये मुद्दा नहीं है कि वहाँ हिंदू मुस्लिम हो रहा है। मुद्दा ये है कि आप राजस्थान हो, चाहे हरियाणा हो, चाहे गुजरात हो, चाहे महाराष्ट्र हो, लड़ाई चल रही है लोगों के जल जंगल जमीन को छीनने की। और उसको दबाने के लिए आप कभी हिंदू मुस्लिम करते हैं, कभी जात पात करते हैं, कभी दूसरे मुद्दे ले आते हैं। तो वो हम सामने लाना चाहते हैं, एक्सपोज करना चाहते हैं। इस पॉलिटिक्स ऑफ हेट को, नफरत की राजनीति को एक्सपोज करना चाहते हैं इन यात्राओं के माध्यम से। तो अगर आप देखिए, आप एक निष्कर्ष पे पहुंच गए हैं, लेकिन अब आपसे पूछें हिमांशु जी, ये जो पूरी समस्याएं हजार हैं जो आप गिना रहे हैं, हर आदमी परेशान है, अपने अपने तरीके से रजिस्ट भी कर रहा है, लेकिन ये क्यों जो है सरकार ही हावी हो जा रही है, उसका मुद्दा ही हावी हो रहा है? क्यों वो मुद्दे नहीं केंद्र में आ रहे हैं जो जनता के? देखिए, इस समय जो भाजपा के पास एक तो पैसा बहुत ज़्यादा है। हाँ। उस पैसे के कारण ये अधिकारियों को खरीद ले रहे हैं। ये पूरी चुनाव प्रक्रिया को इन्होंने हड़प कर लिया है। और जितने भी हमारे इंस्टीट्यूशंस हैं, चाहे वो चुनाव आयोग हो, सुप्रीम कोर्ट हो, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग हो, SC/ST आयोग हो, महिला आयोग हो, सब पर कब्जा कर लिया है। तो जो मुद्दे आने चाहिए थे, सरकार ने इस बीच हजारों गलतियां ऐसी की हैं कि सुप्रीम कोर्ट को इस सरकार को भंग कर देना चाहिए था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट इनकी मुट्ठी में है। चुनाव आयोग जो है इनके कितने ही चुनाव रद्द कर सकता है, लेकिन वो इनकी मुट्ठी में है। तो हालत है तो चुनौतीपूर्ण। हमको इसमें रास्ता ढूंढना है, निराश होकर नहीं बैठ जाना है। तो वो रास्ता ढूंढने की भी ये कोशिश है कि हम जनता के बीच में जाएं, जनता से पूछें कि आखिर रास्ता क्या है, कैसे होगा। और हो सकता है कि इस मिलने जुलने चर्निंग में से कोई रास्ता ही निकल आए, कोई आंदोलन ही खड़ा हो जाए। हिमांशु, इसको और मैं थोड़ा ठोस करूंगा। पिछले दिनों आप ही की तरह राहुल गांधी ने यात्रा की, भारत जोड़ो यात्रा, 2 यात्राएं उनकी हुई, और एक माहौल भी लोकसभा चुनाव के बाद लग रहा था चीज़ें अब आगे बढ़ गई, ये लगातार पीछे जाएंगे। विपक्ष और जो भी इस तरह के प्रो पीपुल फोर्सेज हैं उनके लिए एक रास्ता बन गया है। लेकिन हरियाणा और महाराष्ट्र के चुनाव के बाद लग रहा है फिर जो है चीज़ें उल्टी दिशा में जा रही हैं। तो अगर आपसे पूछें, क्या कहीं राजनीतिक स्तर पे जो पॉलिटिकल पूरी एक जो है कॉन्स्टिट्यूएंसी है, उसके जो लोग हैं वो नाकाम साबित हो रहे हैं? क्योंकि एक उनको लेके एक हताशा, निराशा भी अब देखी जा रही है, और लोग उन पर डिपेंड थे, लग रहा था ये निकाल ले जाएंगे। क्या ऐसे में एक दूसरे रास्ते की अब तलाश शुरू कर देनी चाहिए जिसमें सिविल सोसाइटी और समाज के दूसरे हिस्से उसके केंद्र में हो और वही अगुवाई करें? नहीं, ऑल्टरनेटिव्स पर तो हमेशा सोच विचार और काम करने की ज़रूरत है। और अगर कहीं पर गतिरोध लग रहा है हमें, तो उसमें से नए रास्ते ढूंढने की तो लगातार कोशिश करते रहना चाहिए। लेकिन चुनाव हार जाने का मतलब ये भी नहीं निकाला जाना चाहिए कि समाज में बेचैनी नहीं है या RSS और भाजपा की राजनीति का विरोध नहीं है। अच्छा। वो भयानक है। और लोग अपने आप को चीटेड भी फील कर रहे हैं हर चुनाव के बाद। अच्छा। कि हमने इनको वोट नहीं दिया था, ये जीत कैसे गए हैं। तो वो भी एक स्थिति है। और इसके अलावा हमें ये मानने की ज़रूरत है कि लगातार काम करने की ज़रूरत है। भारत यात्रा के बाद सीटें घटी मोदी की, 400 से 240 पर आ गए। अगर वो काम कांग्रेस जारी रखती तो विधानसभा के चुनाव में
बेहतर स्थिति हो सकती थी। खाली चुनाव प्रसार से चुनाव नहीं जीते जाते। चुनाव जीते जाते हैं जनता के मुद्दों पर लगातार उनके साथ मिलकर संघर्ष करने से। वो कोई भी पार्टी इस समय नहीं दिखाई देती है जनता के मुद्दों पर खड़ी हुई। तो इसके अलावा जिस तरह राहुल गांधी ने यात्रा की, सारे देश में लगातार कांग्रेस के लोग या दूसरी जो भी पॉलिटिकल पार्टीज हैं, चाहे वो वामपंथी पार्टीज हैं, अगर वो लगातार सक्रिय रहेंगी, साइकिल यात्राएं करें, पैदल यात्राएं करें, लोगों के बीच जाएं, तो चुनावी राजनीति में भी फायदा होगा और हम आरएसएस को कमजोर कर पाएंगे। आरएसएस रोज काम करता है। हम अगर सिर्फ चुनाव में काम करेंगे सही तो बात, उनको बहुत महत्वपूर्ण बात आपका जी, तो हमको ये तो सीखना पड़ेगा कि रोज काम करना है। रोज कैसे काम किया जी जी। हिमांशु जी, अब मैं तो यहीं समाप्त करूंगा, लेकिन इसके अलावा अगर आपको लग रहा कोई बात जो बहुत महत्वपूर्ण हो, जो हम ना पूछ पाए हो, चर्चा में ना आ पाई हो, तो आप उसको रख सकते हैं। तो मेरे इस यात्रा से बहुत सारे हमारे जो पॉलिटिकल और सोशल एक्टिविस्ट हैं, उन्होंने रास्ते में ये संकल्प जाहिर किया कि अब आपके जाने के बाद हम लोग भी साइकिल उठाएंगे और अपने अपने ज़िलों में आदिवासियों के बीच जाएंगे, दलितों के बीच जाएंगे, युवाओं के बीच जाएंगे और उनके बीच हम हफ्ते में कम से कम एक दिन जरूर देंगे, महीने में एक हफ्ता जरूर देंगे और साइकिल यात्रा करके, क्योंकि ये 0 बजट में काम हो जाता है, खाना पीना रहना जनता के बीच हो जाता है। तो इस तरह के मोबिलाइजेशन का कई जगह लोगों ने इंस्पिरेशन लिया है और ये मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। तो जनचौक से बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो देखिए, हिमांशु जी ने एक रास्ता दिखाया है। हमको लगता है जहाँ फंसा है आज भारत, और इन दोनों चुनाव के बाद जो हताशा आई है, उसमें एक नई दिशा, एक नया रास्ता लगता है हिमांशु जी के जरिए निकल सकता है। और दूसरे ऐसे लोगों को भी इससे जो है सीख लेनी चाहिए और कैसे जनता के बीच पहुंचा जाए, उनसे बात किया जाए, उनके मुद्दों को बाहर ले आया जाए। जबकि तमाम सरकारी एजेंसियां, मीडिया से लेकर सरकार, हर स्तर पे उनको रोकने की कोशिश कर रहे हैं, तब ये रास्ता है जिससे उस कहिए तो प्रकाश को जो अंधेरे में है अभी, बाहर ले आया जा सकता है। बहरहाल, जनचौक के लिए मैं महेंद्र मिश्र।